हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आप कहोगे सर क्वांटम नंबर आपने पढ़ाया था। क्वांटम नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, हम लोग इसी को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बोलो ना हाँ या ना। चलो इसी पे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग कभी भी किसी एटम में और बाइटल में आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो कहा था टोटल 4 रूल होते हैं। टोटल कितने रूल होते हैं? 4 रूल होते हैं। कौन कौन से? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, N+L रूल, हुर्न्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यही था ना। उस 4 रूल में से हम लोग 2 रूल पढ़ चुके थे, 2 रूल आज आगे पढ़ेंगे, फिर लास्ट में आज इस टॉपिक को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने आपको सिखा दिया था, इंक्रीजिंग ऑर्बिटल का एनर्जी आपको बता दिया था और हमने कहा था इसी टाइप से देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में, फिर किस में जाएगा बेटा? 2s, फिर किस में जाएगा? 2p, फिर किस में जाएगा? 3s। और ये ऑर्डर आप ऐसे चलना, और ये लिखा भी हुआ है। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैक्सिमम 2। p में कितने हो सकते हैं? 6। d में कितने हो सकते हैं? 10। और f में कितने होंगे? 14। और ऑर्डर वही होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2। यही एनर्जी का क्या था? ऑर्डर था। और मैंने कहा था कुछ नहीं है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? सेकंड में, फिर कहाँ जाएगा? थर्ड में। और उसमें भी कभी आपको एनर्जी कंपेयर करना पड़े तो आप हर ऑर्बिटल का N+L क्या करो? कंपेयर कर लो। जिसका N+L ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका N+L कम उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। कभी भी ऑर्बिटल को हम उसके ऑर्बिट नंबर के साथ लिखते हैं। अगर कहीं पे आपको सिंपल s लिखा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। आप s को हमेशा लिखोगे किस ऑर्बिट के साथ है। अगर 1s है तो फर्स्ट ऑर्बिट का है, 2s है तो सेकेंड ऑर्बिट है, 3s है तो थर्ड ऑर्बिट, 4s है तो फोर्थ ऑर्बिट। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आइए हम लोग बच्चे हुए 2 रूल को निपटाते हैं। और ये मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके भी दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, याद है? हमने लास्ट में कुछ प्रैक्टिस की थी कैल्शियम तक, और आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आप कहाँ तक लिख करके आओगे? जिंक 30 तक लिख करके आओगे। डू यू रिमेंबर? जब आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखोगे, जब आप इस किसको लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और 30 तक जाने से पहले 2 एटॉमिक नंबर में आपको क्या आता है? थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है। 2 एटॉमिक नंबर में आपको क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। यहाँ तक मैंने आपको लिख के दिखा दिया था। फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। सबसे पहले एक्सेप्शन आपको यहीं पे आएगा, क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, फिर क्या बेटा? कॉपर। दूसरा एक्सेप्शन आपको यहाँ आएगा, और फिर क्या बेटा? जिंक। पहले रुक करके समझते हैं कि ये एक्सेप्शन है क्या और ये कैसे लागू होता है, मतलब कैसे समझेंगे ये एक्सेप्शन है। तो हम लोग अब 2 रूल पढ़े थे। कौन कौन सा? तुम कहोगे सर एक रूल आपने पढ़ाया था ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, और दूसरा क्या पढ़ाया था? N+L, यही पढ़ाया था ना। एक पढ़ाया था ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, दूसरा क्या पढ़ाया था? N+L रूल। और इसी से हम लोग एनर्जी क्या करते थे? कंपेयर करते थे। और N+L रूल क्या बताता था? ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कंपेयर कराता था, किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता था कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करोगे, एंड जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाद में फिलअप होगा। बोलो ना हाँ या ना। अब हम लोग आते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। किस पे आते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। थोड़ा रुक करके इस कॉन्सेप्ट को समझना आगे। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ध्यान से समझना। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। तो या तो s में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो s में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल डायग्राम से देखो, s में हम लोग एक ही बॉक्स दिखाते थे ना, तो x में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा? 2। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? देखो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2, और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुल फिल्ड। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन? s में 2 हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बोलेंगे? s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो या तो s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, या तो होंगे तो या तो 1 होंगे या 2 होंगे। और जब भी s होगा तो या तो क्या होगा? हाफ फिल्ड होगा, या क्या होगा? फुल फिल्ड होगा।
अब p में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा? 6 हो सकते हैं, p6 हो सकते हैं। और हाफ है तो हाफ कितने होंगे? बोलो हाँ या ना। अगर 6 है तो इसको क्या बोलेंगे? फुलफिल्ड। और अगर 3 है तो इसको क्या बोलेंगे? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? इसमें कोई दिक्कत है तो बताना। अरे हाँ ना तो बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर सिमिलरली अगर डी है तो डी में 5 मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10। अगर 10 है तो इसको क्या बोलेंगे? फुलफिल। और अगर 5 है तो इसको क्या बोलेंगे? कोई कंफ्यूजन? अगर एफ की बात करूं तो एफ में या तो 7 हो सकते हैं या एफ में कितने हो सकते हैं? अगर एफ में 14 है तो क्या होगा? फुलफिल्ड। और एफ में 7 है तो क्या होगा? बोलो हाँ या ना। इससे तुमको पता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और उतने इलेक्ट्रॉन है तो वो फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होगा, और उसके आधे हैं तो क्या होगा? हाफ फिल होगा। इसमें मैं वापस से आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमको क्या करता हूँ कि एक रूल पढ़ा देता हूँ जिसका नाम है हुंड्स रूल। अब हुंड्स रूल क्या कहता है? हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यह कहता है कि कभी भी आप किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो। क्या कहता है? कभी भी आप किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो तो पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। क्या करोगे? हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तुम्हें ये बात नहीं समझ में आई? समझो। धीरज ने अपने बर्थडे पे हम तीनों को बुलाया। हो सकता है घर गए तो खाने, अब समझो हम तीनों खाने पे बैठे हैं और हम लोग खाने की प्लेट सामने रखा हुआ है। धीरज ने 4 पूरी लेकर के आया, तो बताओ धीरज कैसे सर्व करेगा पूरियाँ? पहले सबको एक एक देगा, फिर किसी एक को क्या कर देगा? रिपीट कर देगा। ऐसा हो सकता है कि एक ही में 4 डाल दे? नहीं। ऐसा हो सकता है कि 2-2 करके डालोगे, तीसरों को बोलोगे वेट करो? नहीं। कॉमन सेंस क्या लगाओगे कि पहले सबको एक एक दोगे, फिर तुम क्या करोगे? रिपीट करोगे। बस यहाँ इलेक्ट्रॉन को लेकर के हुंड साहब ने कहा, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पूरियाँ के लिए क्या किया? कॉमन सेंस लगाया, बस इलेक्ट्रॉन के लिए भी वही कॉमन सेंस लगाएंगे। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? नहीं समझ में आई तो पहले एग्जाम्पल से देखो कि समझो कोई एक एलिमेंट है, कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले 1s2 2s2 2s के बाद क्या आता है? p, तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 1s के बाद 2s, और 2s के बाद कहाँ जाएगा? 2p। s में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया 1s में, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। फिर अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन थे तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में डाला, 6 में से 4 फिल कर दिया तो बचा 2 ही इलेक्ट्रॉन ना, जिसको कहाँ डाल दिया? 2p2 में डाला। बोलो ना हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम देखूं, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुमसे मैं पूछूं आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, तुमसे अगर मैं पूछूं आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, ऑर्बिटल डायग्राम पे बाद में आते हैं। इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? तुम कहोगे सर 2। p तो ऑर्बिटल है ना भाई, s और p ऑर्बिटल के सामने जो लिखा है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये क्या है? ऑर्बिट है। बोलो ना हाई ना। तो इन दोनों में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हुआ? सेकेंड। 2s 2p नहीं बोलोगे, 2s एंड 2p दोनों आउटर मोस्ट के हैं। क्या गलत कह रहा हूँ? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हो गया? आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हो गया? सेकेंड। कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, इसमें कोई दिक्कत? अब बजाओ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। अगर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसका मतलब इनर मोस्ट फुलफिल होगा। बोलो तो देखो इनर मोस्ट में 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए। बोलो कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। यहाँ 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। कौन कौन से? px, py एंड pz। बोलो ना हाई ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे? तो कहता है यही हुंड्स रूल है। अगर 3 लोग हैं, 2 पूरियां हैं, तो क्या करोगे तुम? एक एक दोगे, तो पहले एक एक ही दोगे विथ सेम स्पिन। एक एक दोगे विथ तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया। बोलो ना हाँ या ना। अगर कोई बच्चा इसमें डिजाइन बनाता, चलो सर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिलअप करता हूँ, 3 ऑर्बिटल थे, और अगर कोई बच्चा डिजाइन बनाता है एक इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड एरो, दूसरे इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड एरो, तो बताओ ये गलत होता या सही होता? गलत होता है सही होता? गलत होता। इलेक्ट्रॉन को तुम सिंगली फील्ड करोगे विथ सेम स्पिन,
पेयरिंग तभी कराओगे जब हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया होगा। अगर कोई बच्चा इस डायग्राम को ऐसा ड्रॉ कर दे, तुम नीचे की तरफ ही दे दो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इसमें एक, क्या ये सही है? तो सही। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो एक और लेते हैं, नाइट्रोजन 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, बोलो हाँ ना। अब देखो, अब यहाँ तो ये दोनों तक तो यही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ चेंज होगा। p के कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होगा विथ सेम स्पिन। अब तुम कहोगे 2 को ऊपर 1 को नीचे कर दे तो गलत हो जाएगा। या तो तीनों दिए हो तो तीनों को अपवर्ड दो, या तीनों को क्या दे दो? डाउनवर्ड दो। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। अगर मैं ऑक्सीजन ले लूँ एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। अब यहाँ देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल कर दें, आइदर अपवर्ड एरो या डाउनवर्ड एरो। 1 2 3, बोलो है ना। अब किसी भी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल दो, तुम्हारा सही है। अब पेयरिंग कराएंगे ना, कब? जब तीनों में एक एक आ गए। तो चलो यहाँ पे भी डाल दो तो भी सही है, तुम किसी में भी डाल दो तो सही हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फ्लोरीन 1 2 3 4। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है? ठीक। अगर मैं नियन ले लूँ, नियन 10, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बोलो ना, है ना। कोई दिक्कत? p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 6। क्या यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है? तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ? इसका हाफ फील्ड कौन सा हुआ? नाइट्रोजन में। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? समझ में आ गया? मतलब फुल फील्ड मतलब p6, हाफ फील्ड मतलब p3। अगर किसी में p1 है, p4 है, p5 है, p2 है, ये सब क्या हुआ? पार्शियली फील्ड। क्या हुआ? पार्शियली फील्ड। देखो 3 लोग थे, तीनों में 2-2 पूड़ियाँ, कोई कहेगा कि पार्शियलिटी हुआ? नहीं। 3 लोग थे, तीनों में 1-1 पूड़ियाँ, कोई कहेगा पार्शियलिटी हुआ? नहीं। लेकिन बाकी वाले में देखो पार्शियलिटी है। 3 लोग थे, 2 ही को पूड़ियाँ मिला, एक कहेगा मेरे को मिला ही नहीं। 3 लोग थे, 4 पूड़ियाँ, 1 को 2 मिला, बाकी को 1-1 मिला। पार्शियलिटी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब क्या से हो गया? पार्शियली फील्ड। तो हमने यही पढ़ा था स्टेबिलिटी के लिए। S1 या S2, यहाँ पे पार्शियलिटी वाला फंडा हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे तो ये रूल लगेगा ही नहीं। अब इन तीनों में लगेगा, इन तीनों में लगेगा, ये नहीं लगेगा? बोलो हाँ ना। अब ध्यान से देखो, p3 और p6 है तो फुल फील्ड हुआ। तो मान लो अगर कहीं पे तुमको p1 मिल जाए, p2 मिल जाए, p4 मिल जाए, p5 मिल जाए, ये क्या हुआ? पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड को pf लिख दूं? तुम पूरा लिख देना, पार्शियल मैं लिख ही देता हूँ पार्शियली फील्ड। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो तुमसे पूछे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है? फुल फील्ड, देन हाफ फील्ड, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? पार्शियली फील्ड। बोलो हाँ ना। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं? तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा? फुल फील्ड का, देन किसका बेटा? हाफ फील्ड, और सबसे कम किसका होगा? पार्शियल फील्ड। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो ना हाँ या ना। ठीक। इसके साथ तुम ये हुंड रूल समझ गए। हुंड साहब क्या कहते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आपको ऑर्बिटल में फिल करना पड़े तो पहले हर ऑर्बिटल में आप एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करिए विथ क्या बेटा? सेम स्पिन। पेयरिंग आप तभी करेंगे जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका होगा। क्या गलत कह रहा हूँ? आप स्टेटमेंट पढ़ करके देख लें, कोई दिक्कत? अब आ जाओ, एक लास्ट रूल है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है? एक्सक्लूजन। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर कौन कौन सा था? N, L, M एंड S। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। किसी भी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हुआ।
कहता है कि अगर ये तीनों सेम हो भी गया, कभी ये तीनों सेम हो भी गया बाई चांस, बाई इत्तेफाक, तो स्पिन मस्ट बी क्या बेटा, बस इतना ही कहता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लो। अबव क्या कहते हैं कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल करोगे, जो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको बाद में फिल करोगे। ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे कंपेयर करोगे, n+l रूल से। फिर क्या गया, हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहता है कि ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को डालोगे तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे विथ सेम स्पिन, पेयरिंग तभी स्टार्ट करोगे जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। और पाउली क्या कहते हैं, किसी भी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर पहले वाला 3 सेम हो भी गया तो स्पिन क्या होगा, अलग होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे बोलो ना हाँ या ना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब मैं तुमको एक एलिमेंट लेता हूँ, एलिमेंट का नाम है क्रोमियम। एटॉमिक नंबर 24, बोलो हाँ ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। 24 इलेक्ट्रॉन है। अब देख लो, यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा था, थर्ड। फोर्थ में तभी जगह ना जब थर्ड फुलफिल होगा। और यहां तक जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है कौन सा, आर्गन 18। क्या है, आर्गन 18। यहां तक को लिख दे, 18 हो गया। उसके बाद क्या जाता है 4s2, फिर क्या जाएगा 3d4। अब मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं। देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। ऑर्बिटल कितने, 1। d में कितने ऑर्बिटल, 5। कौन कौन सा, d में 5 ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन को फिल करूं, पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, तो 4s हाफ फील्ड हुआ या फुल फील्ड हुआ, फुल फील्ड। चलो d में डालता हूं, 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 4 ही डालना है ना अपने को। क्या कुछ गलत कह रहा हूं बेटा? चलो अब मुझे आप रुक करके आप बताओ कि d क्या है, फुल फील्ड या हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड। अब एनर्जी कंपेयर करो, कंपेयर। अब बताओ 4s and 3d में किसकी एनर्जी ज्यादा है? आप एनर्जी n+l से देखोगे तो अगर मैं n+l की वैल्यू निकालूं तो इसके लिए n की वैल्यू कितना, 4, और s के लिए l की वैल्यू कितना, 0, तो कितना आ गया 4। और इसके लिए n की वैल्यू कितना, 3, और d के लिए l की वैल्यू 2। देखो l = 0 s होता है, l = 1 p होता है, l = 2 क्या होता है, d। तो क्या हो गया 5। किसका n+l ज्यादा है, 3d का, तो 3d की एनर्जी ज्यादा। अब जो ज्यादा एनर्जी पे है वो फुल फील्ड या पार्शियली फील्ड या हाफ फील्ड, पार्शियली फील्ड। तो ये क्या है, पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड का मतलब लेस स्टेबल, बोलो है ना। और ये क्या है, फुल फील्ड है, मतलब जो ज्यादा एनर्जी पे वो लेस स्टेबल हुआ या नहीं हुआ। अगर मान लो बाई इत्तेफाक से, अगर मान लो बाई इत्तेफाक से कि इसके एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां चले जाए थोड़ी सी एनर्जी पे, तो एस फुल फील्ड से हाफ फील्ड होगा। फुल फील्ड और हाफ फील्ड दोनों तो स्टेबल ही होता है ना, बोलो। तो लोअर एनर्जी भी स्टेबल रहेगा और हायर एनर्जी भी क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। मतलब लोअर ऑर्बिटल भी क्या होगा, स्टेबल होगा, और हायर ऑर्बिटल भी क्या होगा, स्टेबल। हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ये क्या कर जाएगा, अपने आप को एडजस्ट करके ये 4s1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3d5। क्यों, क्योंकि जो हायर ऑर्बिटल 3d है वो क्या हो गए, हाफ फील्ड, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी। इसलिए क्रोमियम में 4s2 के जगह 4s1 और 3d4 की जगह क्या जाता है 3d5, जिसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ अबव प्रिंसिपल। लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है, दरअसल स्टेबिलिटी का फंडा है। बोलो समझ में नहीं आया? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर्गन 18 4s1 3d5। क्यों, क्योंकि अब 3d5 क्या हो गया, स्टेबल हो गया। डायग्राम बना के दिखा दूं, स्टेबल हुए नहीं हुए। तो चूंकि क्रोमियम की स्टेबिलिटी बढ़ती है इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 की जगह 4s1 3d5 होता है। बोलो ना हाँ या ना। चलो एक और एक्सेप्शन है, मैं तुमको दिखाता हूँ। कॉपर 29 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18, यहाँ तक तो यही रहेगा।
तो यहाँ तक मैं ये ले लूँ आर्गन 18, बोलो हाँ ना। उसके बाद 4s2, तो 18 और 2 20, तो क्या बचा 3d9। अब 3d9 क्या हुआ, पार्शियली फिल्ड या फुल फिल्ड? अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो फुल फिल्ड होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। नहीं तो मैं डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये फुल फील्ड या हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड? बोलो। तो जो ज़्यादा एनर्जी वाला है वो क्या हो गया? पार्शियली फील्ड। तो ये क्या हुआ? पार्शियली फील्ड। और ये क्या है? फुल फील्ड है कि नहीं है? बोलो ना हाँ या ना। फुल फील्ड होने की वजह से ये स्टेबल ये अनस्टेबल, तो क्या होगा कि इसके एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चले जाए तो स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 18 4s1 3d10 बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। बोलो हाँ या ना। इसी को आप एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल भी कह सकते हो। इसी को आप क्या कह सकते हो? बस तुम्हारा कंप्लीट है, छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक्सेप्शन ऑफ अब बता दिया, कौन कौन सा? क्रोमियम 24, कॉपर 29। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत? ऐसे पहले क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम। क्रोमियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो। तो क्रोमियम एटॉमिक नंबर, कभी कभी तुमसे पूछते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। क्रोमियम 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d4। लेकिन ये चेंज होगा और ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा? s1 3d5। अगर तुम ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन में s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, लेकिन यहाँ पे s में 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। लेकिन इस केस में ढूंढते तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 पेयर है, तो d में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे आंसर कितना आता है? 4। लेकिन ये आंसर क्या होता है? गलत। समझ में आने आया? हाँ, पहले आप करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसके बाद। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत? कभी कभी तुमको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर किसी एटम में से मैं उसका आयन बना लूँ, क्या बना लूँ? आयन बना लो। तो उस केस में तुमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेंगे। ध्यान से पहले समझना। तो आयन कौन सा है? क्रोमियम। ध्यान से देखना। तो क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। अब इसमें से आप क्या करो? 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? क्रोमियम +3। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 24। तो यहाँ पे कितने होंगे? 21। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 21 होंगे। इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 21 होंगे। अब तुमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पहले आप हमेशा पेरेंट एटम का लिखो। पेरेंट एटम क्यों बोलते हैं? इसी में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये बनाए हो ना। अरे बोलो ना, है ना। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा? आर्गन 18 4s1 3d5। स्टेबल यही होगा। बोल बेटा। सर लिख देता हूँ, पहले यहाँ तक समझ में। और पहले आप पेरेंट एटम का लिखो। तो आर्गन 18 4s1 3d5 यही होगा। अब जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ध्यान से समझना, कभी भी अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कभी भी क्या हो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दोनों कहां से होंगे? फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होंगे। कहां से होंगे? फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बोलो ना हाँ ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस भी होंगे तो आउटर मोस्ट से होंगे, और गेन भी होंगे तो आउटर मोस्ट में होंगे। क्या गलत कह रहा हूं? ठीक। अब 4s एंड 3d में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? अब मैं फिर बोलता हूं, d तो क्या है? ऑर्बिट नहीं है ना। d तो क्या है? ऑर्बिटल है। ऑर्बिट क्या होते हैं? ये 3d में इलेक्ट्रॉन इसलिए गया क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है। बोलो है ना। लेकिन ऑर्बिट कौन सा है? आउटर मोस्ट, 4th। तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन 4 से जाएगा। अब 4 में 3 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। तो यहाँ से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ये कौन सा ऑर्बिट है? ये आउटर मोस्ट है।
और ये वाला क्या हो गया, इनर मोस्ट, इनर ऑर्बिट। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, डी से। तो अगर मैं क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, आर्गन 18, 4s तो खाली हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या जाएगा 3d3 4s0। क्या गलत कह रहा हूँ? अब पूछा है अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो डी में ही होगा ना। एक मिनट में आ रहा। तो मैंने तुमसे क्या बताया था कि अगर कभी भी किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, कभी भी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के किस ऑर्बिटल से होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का गेन भी होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ही होगा, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से ही होगा। यही कहा था। इसी पे बेस्ड कभी कभी एक और पूछ देते हैं कि किसी भी एटम में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और फिर इससे पूछते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा, मतलब उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। मैं एक एग्जांपल से तुमको दिखाता हूँ। हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रोमियम के बारे में लिखा था। जब हमने क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इतना 6 है। अगर किसी एटम के अंदर में ऑर्बिटल में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इससे उसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। जैसे हर एक एटम का अपना एक इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होता है, आइदर वो कंडक्टर होगा, आइदर वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। सिमिलरली एटम या एलिमेंट का एक मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, आइदर वो पैरामैग्नेटिक होगा या क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। 2 मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। एक को अपन बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक और दूसरे को बोलते हैं, एक को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। क्या होता है, अट्रैक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं, अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो क्या लिखेंगे, रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो एक्सपेरिमेंट की बात हो गई ना कि तुम उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ, एटम अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है। लेकिन हम कॉपी पेयर पे कैसे देखते हैं कि अगर आप और एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर किसी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक? तो अगर पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और इधर कैसा होगा, पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो हाँ या ना। और इसी पे पूछता है कि समझो कोई 2 एटम में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है। जैसे अभी क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भी पैरामैग्नेटिक। अगर मान लो किसी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो भी पैरामैग्नेटिक, किसी में 4 होता तो भी पैरामैग्नेटिक। तो तुमसे पूछेगा ना कि कौन कितना पैरामैग्नेटिक है, तो उसी के लिए हम लोग उसका क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम 2 चीज निकालते हैं एटम में, एक निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट और दूसरा निकालते हैं टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी। टोटल क्या निकालते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है, कभी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, सिंगली फिल करते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और क्या बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होगा, या तो +½ या -½ मल्टीप्लाई बाई n, तो टोटल आपको स्पिन निकल जाएगा। बोलो हाँ ना। और दूसरा हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट μ = n × n+2 और यूनिट क्या होता है, बोर मैग्नेट। n × n+2 यूनिट क्या होगा, बोर मैग्नेट। तो आपसे ये भी पूछ सकता है वेयर n क्या है, तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ ना। और इसी के बेसिस पे 2 सब्सटेंस, एक पैरामैग्नेटिक, दूसरा कौन सा बेटा, डायामैग्नेटिक। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? कभी भी आपको आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़े, जैसे यहाँ पे आयन है Fe+2 और Fe+3, तो तुम क्या करो, पहले पेरेंट एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो पहले तुम किसका लिखोगे, Fe26, तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 18 4s2, 18 और 2 कितना होगा, 20, और फिर क्या हो जाएगा 3d6। बोलो हाँ ये ना। अब इस केस में मैं पहले ऑर्बिटल डायग्राम बना करके देख लूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड क्या बेटा 6। टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। तो इससे इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं।
तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 4+2, 4+2 6, 6 4 जा कितना 24, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना 24 बोर मैग्नेट होगा। और जब 24 का तुम स्क्वायर निकालोगे ना तो तुम देख लेना ये 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा। अगर 16 होता तो 4 होता, 25 होता तो क्या होता 5। तो हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट का जो इंटीजर पार्ट होता है ना ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये भी एक ट्रिक है। अब मुझे किसका निकालना है, ध्यान से समझ, Fe+3 का। तो कभी भी अब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, पहले चलो Fe+2 का देखते हैं। अभी किसका निकालना है Fe+2 का। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तभी 2 चार्ज आएगा। तो हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट सेल से। अब आउटर मोस्ट 4 है या 3 है, 4। S और D ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल को हमेशा ऑर्बिट नंबर के साथ लिखते हैं बेटा। तो 4 आउटर मोस्ट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ से होगा 4s से होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 18 3d6 4s0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और यही मैं लिखूंगा अगर आपसे Fe+3 का, तो बताओ क्या होगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन S से और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे D से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 18 3d5 4s क्या होगा 0। बोलो है ना। अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d6 के बराबर ही होगा। नहीं है तो मैं निकाल करके तुमको दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा 3d6 के जैसा, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 4। तो ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। बोलो अब यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 5। तब इसका पैरामैग्नेटिक नेचर ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा, 5 वाले का ज़्यादा होगा। बोलो है ना। तो तुमसे पूछे Fe+2 और Fe+3 में कौन सा आयन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, तुम कहोगे Fe+3, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है ज़्यादा है। तुमसे पूछे इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो कितना होगा 5, नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है 1/2, तो 5 का कितना होगा 5 × 1/2। बोलो है ना। तो ये क्या हो गया टोटल स्पिन। अब ये +5/2 और -5/2 दोनों होगा, +5/2 और -5/2 दोनों हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों जगह तुम फिल कर सकते हो। समझ में आने आया। पढ़ना क्या था कि कभी भी किसी एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए टोटल 4 रूल थे। कौन कौन से थे, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, N+L रूल, हुंड्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यही थे। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को आप फिल करो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे कंपेयर करना है, तो आपको N+L रूल से करना है। अगर किसी 2 ऑर्बिटल का N+L की वैल्यू सेम आती है, पहले देख लो कि आप एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे कंपेयर करोगे। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आप N+L रूल से कंपेयर करोगे। जिस ऑर्बिटल का N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी 2 ऑर्बिटल का N+L की वैल्यू सेम हो जाए, तो जिस ऑर्बिटल का N ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी। बोलो हाँ या ना। फिर कभी भी किसी ऑर्बिटल को हम हमेशा ऑर्बिट नंबर के साथ लिखते हैं, ये बात जरूर है। अगर मैं सिंपल आपको बोल दूं यहाँ पे S ऑर्बिटल, तो इस S का कोई मतलब नहीं है। हमेशा आपको बताना पड़ेगा कि ये 1s है साहब, या 2s है साहब, या 3s है। हमेशा ऑर्बिटल को ऑर्बिट नंबर के साथ लिखते हैं, और ऑर्बिटल कभी भी ऑर्बिट नंबर के साथ होगा तो ऑर्बिट नंबर आपको इंटीजर में दिख जाएगा, और SPD ये आपको L की वैल्यू देगी। S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 3, F के लिए L की वैल्यू, फिर से गलत बोल दिया, S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2, F के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। बोलो भाई ना। फिर रूल आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और दूसरा क्या आता है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है कि कभी भी आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करोगे विथ सेम स्पिन, या तो इलेक्ट्रॉन को आप अपवर्ड एरो के साथ फिल करो या डाउनवर्ड एरो के साथ। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी करोगे जब हर ऑर्बिटल में क्या होगा एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो हाँ ना। फिर पाउली साहब क्या कहते हैं, हुंड्स हो गया ना। फिर पाउली साहब क्या कहते हैं, एक एटम में किसी भी प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी।
किसी भी एटम में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो फोर्स रेट ऑफ क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर प्रिंसिपल, एजुमिथल एंड मैग्नेटिक की वैल्यू सेम हो भी गई तो स्पिन 100% क्या होगा, अलग होगा। फिर आप इससे क्या कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। फिर मैंने आपको बताया कि कौन सा ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कभी भी कोई फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड नहीं रहे उसको क्या बोलते हैं, पार्शियली फिल्ड। फिर रुक करके समझा देता हूँ। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 10, तो अगर डी 10 है तो फुलफिल्ड हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पेयर। डी 5 है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड। तो फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली फील्ड। अब पार्शियली फील्ड क्या हो सकता है, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियली फील्ड। और इसी स्टेबिलिटी की वजह से हम लोग 2 जगह पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है जिसको हम लोग एक्सेप्शन ऑफ अबव प्रिंसिपल बोलते हैं। एक क्रोमियम 24, दूसरा कॉपर 29। क्यों, क्योंकि क्रोमियम में देखोगे तो आर्गन 18 4s2 3d4 होता है। अगर 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाए तो 4s1 और 3d5 दोनों स्टेबल हो जाएगा, इसलिए क्रोमियम में एक एक्सेप्शन था। दूसरा एक्सेप्शन आया था कॉपर 29 में, वहाँ पे भी आर्गन 18 4s2 3d9 है, लेकिन 4s का इलेक्ट्रॉन अगर 3d में चला जाए तो 4s1 3d10 वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। फिर कभी कभी पूछते हैं कि किस एटम में कितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और फिर आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका नेचर उतना ही पैरामैग्नेटिक होगा, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उसका नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। फिर आपसे पूछता है मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n×n+2 Bm, उसका बोर्स मैग्नेट उसका यूनिट है। जिसका जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज़्यादा होगा, वो सब्सटेंस उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर्स का होगा, दैट मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड में उतना ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अगर डायमैग्नेटिक है तो वो क्या होता है, रिपेल होता है। बोलो हाँ या ना। कभी भी किसी एटम के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़े तो पहले आप न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होगा। मैं फिर से बोलता हूँ बेटा, S, P, D एंड F आर नॉट ऑर्बिट, दीज आर ऑर्बिटल। ऑर्बिट नंबर आपको 1, 2, 3 को 4 करके देखना लगेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ 3D और अगर मैं बोलूँ 4s तो आउटर मोस्ट क्या होगा, 4 होगा। ऑर्बिट आपको ये बताएगा S और D क्या है, ऑर्बिटल है। क्लियर है। दैट्स ऑल अबाउट योर एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाई है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि नए वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस हटा दिया गया है और इसको मॉडर्न में डाला गया है क्लास 12 के फिजिक्स में। अगर तो भी आपसे 2 क्वेश्चन आते हैं तो मैं कभी आपको शॉर्ट में पढ़ा दूंगा, अदरवाइज ये क्लास 12 में पढ़ना ही है। इतना ही था बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मिलते हैं नए टॉपिक पे। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पूरा थ्योरी को रिवाइज करना, समराइज करना, एक पेज पे फॉर्मूला लाना, क्योंकि इस चैप्टर में नंबर ऑफ फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, बोर्ड के बाद से फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, तो आप समराइज करना। इस पे हम लोग फिर नेक्स्ट डीपीपी के साथ मिलेंगे। आज यहीं तक, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्या बोला?